Hello friends, welcome to Adibet Tutor. Now this is Drishti Bhartiya. Let us we talk about the today's GK current affair. So आज 8 जून 2020 है और आज से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद डिस्क्रिप्शन गाइज हम सारे एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन. सो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो सो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड like my video, and after the completion of this video please share with your loved ones and friends. I hope guys आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया गया होगा. Now let us we talk about the करंट अफेयर्स और करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसआई, रेलवेज, एसएससी, सीजीएल, एचएससीजीएल और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सारे क्वेश्चंस हम इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं जो सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकमिंग दी एसआई और रेलवे की एग्जाम्स आने वाली है. आई होप गाइज आप बहुत अच्छे से हार्ड वर्क कर रहे होंगे. सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा शहरी क्षेत्र में वन भूमि विस्तार हेतु योजना प्रारंभ की गई. ऑप्शन 1 शहरी वन, 2 नगर वन, 3 वन्य शहर, 4 अपना वन. सो आंसर इज 2 नगर वन. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है हाल ही में 5 जून की बात है, 5 जून 2020, जब केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा शहरों में वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए नगर वन नाम से एक योजना शुरुआत की गई. अब शहरों में शुरुआत की गई, जैसा कि हाल ही में हमें पता है 5 जून 2020 को हमने विश्व पर्यावरण दिवस भी बनाया था और हमने उस पर एक टॉपिक वीडियो टाइटल मैंने आपके साथ शेयर किया था. आई होप गाइज आपको वो भी बहुत पसंद आया होगा. परंतु इस योजना की शुरुआत जो की गई 5 जून 2020 को, जिसमें 200 शहर को शामिल किया गया है, परंतु इस परियोजना के संचालन के लिए शहरी क्षेत्र की बंजर भूमि को विकसित किया जाएगा और सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत अलग अलग क्षेत्रों में विशिष्ट वनस्पति को सार्वभौमिक करते हुए देश में बढ़ावा भी प्रदान किया जाएगा. सो आंसर इज 2 नगर वन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कोहला पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थापित की जाएगी. ऑप्शन 1 काबुल नदी, 2 चिनाब नदी, 3 झेलम नदी, 4 गोमल नदी. सो आंसर इज 3 झेलम नदी. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखते हैं. कोहलापन बिजली परियोजना पाक अधिकृत कश्मीर क्षेत्र में स्थापित होने वाली 1124 मेगावाट क्षमता वाली पन बिजली परियोजना है. पन बिजली मतलब हाइड्रोस्टेटिक पावर है और पानी से इस बिजली का उत्पादन किया जा रहा है, उसे हम पन बिजली भी कहते हैं. परंतु इस परियोजना के लिए चीन के 3 गॉज कॉरपोरेशन और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके के प्राधिकरण और पीपीआईबी के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ. त्रिपक्षीय मतलब 3 पक्ष में. कौन कौन? एक तो है चीन, 3 गॉज कॉरपोरेशन, दूसरा है पाकिस्तान और तीसरा है कश्मीर जिसे हमने कहा है पीओके और पीपीआईबी. तो 3 हो गए, चीन, पीओके और पीपीआईबी तीनों है, तो त्रिपक्षीय समझौता है, हम इसे कह सकते हैं. इस परियोजना को झेलम नदी पर स्थापित किया जाएगा और जिससे पाकिस्तान को प्रतिवर्ष 5 अरब यूनिट विद्युत आपूर्ति सस्ती दर प्रदान की जाएगी. झेलम नदी पंजाब की 5 नदियों में से सबसे पश्चिमी नदी है. यह सिंधु की एक सहायक नदी है. हमें याद रखना है सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? हड़प्पन से. ये कहाँ से? पाकिस्तान से उद्गम हुआ है, तो हमें याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, खेलो इंडिया कम्युनिटी कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम की समय अवधि निर्धारित की गई है. ऑप्शन 1 26 दिवस, 2 25 दिवस, 3 21 दिवस, 4 23 दिवस. सो आंसर इज 25 दिवस, 2. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, हाल ही में 1 जून 2020 को खेलो इंडिया और खेलो इंडिया कम्युनिटी कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम
स्टार्ट किया गया। इसमें खेल मंत्री कौन है? खेल मंत्री केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने देश भर में 15,000 शारीरिक शिक्षकों को कोचों के लिए खेलो इंडिया कम्युनिटी कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया है। परंतु इस कार्यक्रम को पूरे देश में सामुदायिक परीक्षकों और पीई शिक्षकों के लिए 25 दिनों तक का लंबा कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम की मुख्यतः स्कूलों में शारीरिक शिक्षा को अधिक महत्व देने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है और इस कार्यक्रम का संचालन मुख्यतः केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय और केंद्रीय युवा मामलात और खेल मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाएगा। इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है। खेलो इंडिया कम्युनिटी कोच डेवलपमेंट कितने दिन के लिए है? 25 दिनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, दक्षिण एशिया की पहली सीमा पार जाने वाली पेट्रोलियम उत्पादों की पाइपलाइन की कुल लंबाई है। ऑप्शन 1 69 किलोमीटर, 2 81 किलोमीटर, 3 88 किलोमीटर और 4 72 किलोमीटर। सो आंसर इज 1 69 किलोमीटर। नाउ डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है 69 किलोमीटर की लंबी, जिसे हम कहते हैं मोतीहारी अमलेखगंज पाइपलाइन, जो कि दक्षिण एशिया की पहली सीमा पार करने वाली पेट्रोलियम उत्पादों की पाइपलाइन है। यह पाइपलाइन बिहार के मोतीहारी से नेपाल के अमलेखगंज को जोड़ती है और इस पाइपलाइन की क्षमता 2 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। हमें याद रखना है 2 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, टोपोलेव, यह परियोजना किसके तहत रूस द्वारा अपना प्रथम स्टेल्थ बॉम्बर विमान बनाया गया? ऑप्शन 1 पकड़ा, 2 सकरा, 3 पिकारा, 4 फिलपरा। सो आंसर इज 1 पकड़ा। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, टुपोलिव पाक द परियोजना का उपमान पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन। हमें याद रखना है पकड़ा का फुल फॉर्म क्या है? पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन। पकड़ा का फुल फॉर्म है। मतलब इस परियोजना के तहत हमें पता है कि हाल ही में रूस द्वारा अपना प्रथम स्टेल्थ बॉम्बर विमान बनाया गया। स्टेल्थ बॉम्बर जो था रडार, अवरक्त, दृश्य प्रकाश और रेडियो आवृत्ति, जिसे रेडियो हम फोरम भी कहते हैं, और स्पेक्ट्रम ऑडियो को सामूहिक रूप से चुपके से तकनीकी से बचने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जिसे हम बम वर्षक सुखोई Su-57 और सुपरसोनिक फाइटर जेट के बाद दूसरी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। परंतु पकड़ा कार्यक्रम जो है वो रडार सिग्नेचर को कम करने के लिए नवीनतम तकनीकों पर बेस्ड है और इसे उपयोग भी किया जाएगा। इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है पकड़ा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से चीता प्रजाति की उप प्रजाति नहीं है। ऑप्शन 1 दक्षिण पूर्व अफ्रीका चीता, 2 एशियाई चीता, 3 पूर्वोत्तर अफ्रीकी चीता, 4 पश्चिमी अफ्रीका चीता। सो आंसर इज 4 पश्चिमी अफ्रीका चीता। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है चीता, अब चीता का जो हम बोल सकते हैं कि चीता जो है वह अफ्रीका और मध्य ईरान में विचरण करने वाली एक बिल्ली है, मतलब बिल्ली की प्रजाति है चीता। यह 80 से 128 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने वाला सबसे तेज जमीनी जानवर है। ये लैंड एडॉप्ट करता है और चीता प्रजाति की मुख्यतः हमें याद रखना 4 प्रजातियां होती है। ठीक है, अब फर्स्ट जो है वो है दक्षिण पूर्व अफ्रीका जो कि चीता है, सेकंड जो है एशियाई चीता, और तीसरी जो होती है वो पूर्वोत्तर अफ्रीकी चीता होती है, और चौथी होती है नॉर्थ वेस्ट अफ्रीकी चीता। चारों प्रजाति हमने देख ली, परंतु हाल ही में शोधकर्ताओं के द्वारा दक्षिणी अल्जीरिया के होगा पर्वत श्रृंखला में नॉर्थ वेस्ट अफ्रीकी चीता
और उप प्रजाति के सराहन चीता को देखा गया है। इम्पोर्टेंट है होगार पर्वत श्रृंखला, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वह शहर जहां देश की प्रथम ई अपशिष्ट रिसाइक्लिंग इकाई स्थापित है। ऑप्शन 1 चेन्नई, 2 बेंगलुरु, 3 पुणे, 4 नई दिल्ली। सो आंसर इज 2 बेंगलुरु। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है हाल ही में 3 केंद्र सरकार ने भारत की प्रौद्योगिक राजधानी के रूप में विकसित बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक में देश की प्रथम आधुनिक ई अपशिष्ट रिसाइक्लिंग इकाई को स्थापित किया है। यह सरकारी क्षेत्र में स्थापित होने वाली देश की प्रथम ई अपशिष्ट रिसाइक्लिंग इकाई है। चूँकि यहाँ रिसाइक्लिंग इकाई केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा स्थापित की गई है, हमें याद रखना है बेंगलुरु। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वह राज्य सरकार जिसके द्वारा खेल को एक औद्योगिक दर्जा प्रदान किया गया। ऑप्शन 1 मिजोरम, 2 उड़ीसा, 3 पश्चिमी बंगाल, 4 उत्तर प्रदेश। सो आंसर इज 1 मिजोरम। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हम जानते हैं मिजोरम राज्य सरकार द्वारा राज्य के खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने और बढ़ावा प्रदान करने हेतु खेलों को उद्योग का दर्जा भी दिया गया है। अब उद्योग का दर्जा दिया गया है, परंतु खेलों के समग्र विकास के प्रति राज्यों की प्रतिबद्धता को दर्शाना और मिजोरम राज्य को खेल के प्रति महान हितों के लिए जानना। परंतु उत्तर पूर्वी राज्यों में सभी फुटबॉलर में से मिजोरम के फुटबॉल खिलाड़ियों का पूल है जो भारत के प्रमुख क्लबों में खेलते हैं, जिसे हम इंडियन सुपर लीग भी जानते हैं और भारत में शीर्ष फुटबॉल लीग में से एक माना जाता है। लीग में कम से कम 150 खिलाड़ी चूँकि मिजोरम के हैं, हमें याद रखना है कि 150 खिलाड़ी जो है वो मिजोरम के इंडियन सुपर लीग में खेलते हैं। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, देश का प्रथम राज्य जहां आपदा राहत उपकर अधिरोपित किया गया है। ऑप्शन 1 कर्नाटका, 2 केरल, 3 राजस्थान, 4 पंजाब। सो आंसर इज 2 केरल। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हम जानते हैं अभी 1 जून 2019 की बात है। यह 2 वर्ष की अवधि के लिए केरल सरकार द्वारा 5% से अधिक GST वाली वस्तुएं उन पर 1% का अतिरिक्त कर अधिरोपित किया गया। इसके साथ ही केरल आपदा सेस, जिसे हम फ्लड सीज भी कहते हैं, इस पे लगने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस आपदा से सेस और फ्लड सेस उपकर का उद्देश्य राज्य के पुनर्निर्माण हेतु धन जुटाना है। अब फ्लड सेस है तो फ्लड सेस का यह निर्माण रहेगा कि उस जितनी भी आपदा आई है या फ्लड सीज आई है उस पर्टिकुलर केरल के अंदर या किसी भी देश के अंदर, तो वहाँ पर 5% GST के अतिरिक्त 1% जो है फ्लड सीज टैक्स भी लगेगा। परंतु अगस्त 2018 में आई विनाशकारी बाढ़ के कारण बहुत अधिक प्रभावित हुआ था। कौन? केरल, हमें पता है। परंतु हाल ही में केंद्र सरकार ने कोरोना टैक्स भी लगा दिया, जिसे हम कोविड-19 टैक्स भी कहते हैं, और यह वायरस की महामारी के कारण उत्पन्न वित्तीय संकट से निपटने के लिए GST वाली वस्तुओं पर आपदा राहत उपकर अधिरोपित करने पर विचार कर रही है। यह व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279(4)(a) में जो है की गई है और ये 5% के लगभग जो है इसमें अतिरिक्त कोविड-19 टैक्स लगना जो है स्वीकृत होने वाला है, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है। हमें याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 279(a) का 4 खंड 1 इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान किस पूर्वांचल भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन 1 असम, 2 मेघालय, 3 मणिपुर,
4 Mizoram. So answer is 1 Assam. Now on description. जैसा कि हम जानते हैं ड्रीबू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के पूर्वोत्तर राज्य कहाँ पर स्थित है? असम में। और यह पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर स्थित था। यह एक जैव विविधता केंद्र भी है और यहाँ पर ड्रीबू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान विश्व के 19 जैव विविध हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में से एक है। यह क्षेत्र अपने प्राकृतिक सौंदर्य और विविध अन्य जीव के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, परंतु वर्ष 1999 में भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय उद्यान का भी दर्जा दिया था। जैसा कि हम जानते हैं हाल ही में असम सरकार द्वारा इंडियन ऑयल लिमिटेड को नेशनल पार्क में प्रमुख अन्वेषण पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई है और पार्क भारत का एकमात्र क्षेत्र है जो जंगली घोड़ों का समर्थन करता है। हमें याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। 1 असम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की चेतावनी प्रणालियों को मुख्यतः कितने श्रेणियों में विभाजित किया जाता है? ऑप्शन 1 3, 2, 4, 3, 5, 4, 6. So answer is 1, 3. Now on description. वर्ष 1875 में स्थापित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एजेंसी है, हमें पता है, और जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मौसम संबंधी टिप्पणियों और मौसम पूर्वानुमान करना है। परंतु इस कार्य के लिए भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा, चूँकि केंद्र के सहयोग से संपादित किया जाता है, मौसम विभाग की चेतावनी को मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला येलो अलर्ट, दूसरा ऑरेंज अलर्ट, 3 जो है थर्ड रेड अलर्ट। परंतु हमें पता है कि आईएमडी का मुख्यालय वर्ष 1905 में शिमला में और बाद में 1928 में पुणे और अतः नई दिल्ली में स्थानांतरित किया गया। पहले कहाँ था? पहले था, हमें याद रखना है, पहले असम में था और दूसरा जब पूर्वाधित करा गया तब शिमला पहुंच गया, तीसरी बार में हुआ तब पुणे पहुंचा और अभी स्थानांतरित करके नई दिल्ली में मुख्यालय आईएमडी का है। परंतु दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में चक्रवात, जिसे हमने क्या कहा था, अम्फान, वह आगे आ गया, जिसका नामकरण करके थाईलैंड द्वारा क्या रखा गया? थाईलैंड द्वारा इसका नामांकन करके रखा गया और इसे अगेन 3 श्रेणियों में बांटा गया है, येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट में। इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन 1 केरल, 2 कर्नाटका, 3 आंध्र प्रदेश, 4 तेलंगाना। सो आंसर इज 1 केरल। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन। जैसा कि हम जानते हैं ACTIMST, चूँकि श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, जो कि 1976 में तिरुवनंतपुरम में, केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया गया। अब इस मेडिकल स्कूल और राष्ट्रीय महत्व संस्थान भी इसे ही कहा जाता है, चूँकि संस्थान का नाम त्रावणकोर के अंतिम महाराज चिरिरा थिरुनल बलराम वर्मा के नाम पर रखा गया था। यह संस्था भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिक विज्ञान के प्रशासनिक नियंत्रण में सेवारत है। हाल ही में इस संस्थान द्वारा आयरन मैगजीन मिश्र धातु का बायोडिग्रेडेबल प्रत्यारोपण किया गया है। यह प्रत्यारोपण दीर्घकालीन प्रत्यारोपण दुष्प्रभाव जैसे विषाक्तता, घनस्थता और हटाने के लिए सहयोग करेगा। हमें याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। वह राज्य जहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया है। ऑप्शन 1 राजस्थान, 2 तमिलनाडु,
3 कर्नाटका, 4 गुजरात. सो आंसर इज 1 राजस्थान. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन. जैसा कि हाल ही में पता है हमें कि राजस्थान के जोधपुर में स्थित भरला सोलर पार्क क्षेत्रफल की दृष्टि में विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क बन गया है. यह सोलर पार्क 14,000 एकड़ क्षेत्र में फैला है. यहाँ 18 बड़ी कंपनियों के कुल 36 सोलर प्लांट स्थापित किए गए. यह सोलर पार्क कुल 300 मेगावाट उत्पादन के लिए मैरीकॉम इंडिया संस्था द्वारा भरला को विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट घोषित किया गया है. परंतु हमें ध्यान देना चाहिए, इससे पूर्व कर्नाटका के तुमकुर जिले के पावागढ़ सोलर पार्क, जिसे शक्ति स्थल 13,000 एकड़ क्षेत्र को विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क घोषित कर दिया गया है. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. कर्नाटका स्थित बघेरघट्टा जैविक उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया. फर्स्ट वर्ष 1974, सेकंड वर्ष 1970, थर्ड वर्ष 1965, फोर्थ वर्ष 1982. सो आंसर इज 1 वर्ष 1974. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन. चूँकि हमें पता है कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित बघेरघाटा उद्यान की स्थापना 1972 में की थी, परंतु जिसे वर्ष 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया. अब वर्ष 2002 में उद्यान के एक हिस्से को जैविक रिजर्व बना दिया गया, जिसे बघेरघाटा जैविक उद्यान कहा जाता है. और एनिमल एडॉप्शन प्रोग्राम के अनुसार उद्यान के वन्य जीवों के भरण पोषण, चिकित्सक और देखभाल खर्चों के सहयोग राशि को आयकर अधिनियम की धारा 80G और 80G दान से संबंधित के तहत कर में छूट देने का प्रावधान भी है. कर्नाटका का चिड़ियाघर प्राधिकरण और अशोक ट्रस्ट फॉर रिसर्च एंड इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट ATREE बंगलुरु सहयोगी एजेंसियों से है और 2006 में देश का पहला तितली पार्क यहाँ स्थापित किया गया है. हमें याद रखना है तितली पार्क कहाँ स्थापित है. अगेन कर्नाटका के बेंगलुरु में. इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 5 इज द लास्ट क्वेश्चन टुडे. वह नदी जल प्राधिकरण जिसे अमेरिका की टेनेसी घाटी प्राधिकरण के आधार पर स्थापित किया जाता है और किया गया है. ऑप्शन 1 चंबल, 2 दामोदर, 3 सिंधु, 4 गंगा. सो आंसर इज 2 दामोदर. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन. जैसा कि हमें पता है TVA क्या होता है, टेनेसी वैली अथॉरिटी. यह वर्ष 1948 में अमेरिका की टेनेसी और टेनेस घाटी प्राधिकरण के नाम पर आयोजित किया गया था. यह दामोदर घाटी परियोजना के आधार पर स्थापना की गई थी, जिसके तहत कुल 5 प्रमुख बांधों का निर्माण किया जाना है. और जैसे दामोदर नदी हुगली नदी की एक सहायक नदी है. हाल ही में भारत सरकार और पश्चिमी बंगाल राज्य सरकार और विश्व बैंक के मध्य दामोदर घाटी कमान क्षेत्र में सिंचाई सेवा को और इरिगेशन प्रोग्राम को बढ़ावा प्रदान करने हेतु $145 मिलियन ऋण समझौते पर अनुबंध किया गया. नदी का उद्गम झारखंड के छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियों में से होता है और नदी की कुल लंबाई लगभग 541 किलोमीटर है, जिसका आधा हिस्सा झारखंड में और आधा पश्चिम बंगाल के हिस्से में आता है. हमें याद रखना है, इम्पोर्टेंट है. सेकंड और आंसर नंबर 2 इस दामोदर घाटी परियोजना. सो ऑफ कोर्स गाइस कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज आज के वीडियो का टारगेट था 1 लाख सब्सक्राइब, 1 लाख शेयर एंड 1 लाख लाइक. और अगर आपने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया हो तो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन. आई होप गाइज आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया गया होगा और आपने बेल आइकन भी प्रेस कर दिया होगा. और अगर आपको आज के वीडियो से रिलेटेड या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के किसी भी सब्जेक्ट या उससे रिलेटेड किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, सो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं. माय व्हाट्सअप ग्रुप नंबर इज़ 9424570979.
योर सपोर्ट इज अवर पावर. थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय भारत.